फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन एक ऐसी मूवी है जिसमें मरना पक्का है, लेकिन कब कैसे किसी को नहीं पता है। तो फिल्म की स्टार्ट में हमें एक रेलवे क्रॉसिंग से गाड़ी लाल कलर की क्रॉस करते हुए दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल बैठे रहते हैं। लड़की को सरप्राइज देने के लिए उसकी आंख में पट्टी लड़का बांधा रहता है। हाँ, दोनों नहीं बांध सकते यार, वरना गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है पट्टी में। लड़के का नाम रहता है पॉल और लड़की का आयरिस, याद रखना क्योंकि ये है कहानी के लिए इम्पोर्टेंट। और अब पॉल उसको सरप्राइज देने के लिए स्काई व्यू टावर ले जा रहा था, सीधा बोले तो मौत की ओर बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वो नए बने हुए स्काई व्यू टावर में पहुंचते हैं, वहां पास देखते हैं कि बच्चा पॉन्ड से सिक्के निकाल रहा था, जैसे हम लोग नदी तालाब में फेंक देते हैं और कुछ निकालने चले जाते हैं, पता नहीं कौन। लेकिन अगर वेस्ट में अगर उसको निकालने जाओगे तो वो बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है, उसका संकेत माना जाता है। इसलिए गार्ड उसको डांट रहा था और रोक रहा था। और आयरिस को भी अपने सिक्स्थ सेंस से पता चल रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। अब क्या था, आयरिस और पॉल आगे बढ़ते हैं और लिफ्ट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पे लिफ्ट में बहुत ज्यादा लोग भरे जा रहे थे और गार्ड उनको भरे ही जा रहा था। और वो लड़का भी जो बदमाशी कर रहा था और सिक्के चुरा रहा था, वो भी आके उस लिफ्ट में घुस जाता है। कि लिफ्ट में साफ साफ नोटिस लिखा था कि वजन से ज्यादा इसमें नहीं ले जाना रहता है, लेकिन वो गार्ड इन सबको ले जाता है और लड़का उसमें कूदने लगता है। हाँ, उसकी कांच को टेस्ट करने लगता है। लिफ्ट के नीचे कांच लगा रहता है और अब वो बच्चा इविल स्माइल देने लगता है, जिसको देख के आयरिस को लगता है कि यही साला मौत का कारण है, जो भी है। यानी उसको बुरा लगने लगता है कि ये लड़का तो बहुत बड़ा गड़बड़ करके रहेगा। लेकिन किसी तरह से लिफ्ट ऊपर पहुंच ही जाती है और अब रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। वहां पर जाके पॉल अपनी टेबल की बुकिंग करवाने लगता है, लेकिन वो बोलते हैं कि आज इस रेस्टोरेंट का ओपनिंग दिन है तो सिर्फ अमीरों को ही अलाउ है और आपका तो वैसे भी नाम लिस्ट में नहीं है। तो नहीं, पॉल बोलता है कि आज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, प्लीज मुझको दे दो सीट। तो वो बोलता है नहीं 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 नहीं, हम नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना ज्यादा, तो चुपचाप निकल लो, खड़े रहो साइड में। बेचारा अब पॉल कर ही क्या सकता था, इसलिए साइड में ले जाके आयरिस को वाइन पिलाने लगता है। आयरिस का ध्यान बार बार झूमर और बीच में गाते हुए सिंगर और कुक की ओर जा रहा था। उसको लग रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा झोल होने वाला है, लेकिन तभी वो अपना ध्यान हटाती है और एक गुलाब को लेके पॉल के जेब में डालकर उसको और अच्छा ज्यादा हैंडसम बनाने की कोशिश करती है। ये सब करते हुए गुलाब का कांटा उसके हाथ में लग जाता है और खून उसके हाथ से निकल जाता है। और अब क्या, उसको खून को देख के अजीब सा लगता है, तुरंत वॉशरूम की ओर जाती है और उसको उल्टी हो जाती है, जिसको देख के एक लेडी बोलती है कितने महीने हो गए, जिसपे वो बोलती है सिर्फ 2 महीने। अब हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम मिस ब्लडवर्थ था और उसका बेटा भी वहां पास। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और पॉल और आयरिस को टावर के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉल घुटनों में आ जाता है और उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है और आयरिस भी कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन देख के हैरान हो जाती है कि पॉल ने उसे प्रपोज कर दिया और खुश हो जाती है और बताती है कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, जिसको सुन के वो और ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमें उस शैतानी हरामी लड़के को दिखाया जाता है जो कि सिक्के को हवा में फेंकने वाला रहता है। तभी गार्ड आके उसको रोक देता है, लेकिन वो गार्ड को बोलता है ठीक है ना अंकल, मैं नहीं फेंकूंगा, लेकिन उसे जाते ही वो सिक्का फेंक देता है जो वेंटिलेटर में सीधा जाके घुस जाता है और यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसे चूतिया बच्चों को मारने का उनके माता पिता को दिया, लेकिन कुछ माता पिता नहीं मारते और फिर बिगाड़ देते हैं। क्या था, वो सिक्का सीधा जाके वेंटिलेटर के पंखों में अटक जाता है और पंखों को रोक देता है, लेकिन पंख की फोर्स उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगती है और इसी फोर्स के कारण पंखे का एक ब्लेड टूट जाता है और सीधा जाके गैस पाइपलाइन में टकरा जाता है और वहां से गैस लीक होने लगती है। अभी एक बंदा वाइन की बोतल खोलता है, जिसका ढक्कन सीधा जाके झूमर में लगता है और झूमर का एक पार्ट नीचे गिरता है, जिसके कारण ग्लास क्रैक हो जाता है। साला इतना कमजोर ग्लास कौन बिल्डिंग में लगाता है यार। अब क्या था, जैसे जैसे लोग डांस करने लगते हैं ग्लास क्रैक बढ़ने लगता है और एक धमाके के साथ ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसके कारण पॉल वहीं लटक जाता है और बेचारा ज्यादा देर तक लटक भी नहीं पाता क्योंकि ग्लास पकड़ा रहता है और खून से हाथ लथपथ होने लगता है और सीधा नीचे गिर के पोल से टकरा के काम तमाम हो जाता है। लेकिन तभी इसी ग्लास टूटने के एक्सीडेंट कारण एक औरत कुक के पास जलने लगती है और तेजी से वेंटिलेटर की ओर बढ़ती है और अब वेंटिलेटर के पास तो गैस उसी लीक हुई रहती है, जिसके कारण चारों ओर आग लग जाती है और एक धमाका हो जाता है। इससे पहले आयरिस कुछ समझ पाती, आधा होटल तो उसी तबाह हो चुका था और बाकी जो बचा कुचा था वहां से लोग लिफ्ट में भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट ओवरलोड होने लगती है और पहले से भी डैमेज हो चुकी थी। तो जैसे ही लिफ्ट चालू होती है, एक बंदा तो जो गेट के बाहर रहता है वो आधे में फट जाता है और जो अंदर घुसे रहते हैं वो सब लिफ्ट के साथ सीधा नीचे जाके चटनी बन जाते हैं। लेकिन अब तो आयरिस की ये सब देख के फट जाती है, लेकिन उसकी नजर अब शरारती शैतानी बच्चे में जाती है जो हंसता रहता है और हंसते हुए वहां से सीढ़ियों से नीचे चले जाता है और खुशी खुशी बिल्डिंग छोड़ने वाला रहता है। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। उसके ऊपर पियानो गिर जाता है और उसका भी भरता बन जाता है। फाइनली वो सिक्का जिसे उसने पॉन्ड से चुराया था वो वापस पॉन्ड में गिर जाता है। मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता है, मैं शैतान तो नहीं बन रहा है ना। और तभी फिर से आयरिस को दिखाया जाता है जो कि बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसी लड़की का लड़का, हाँ वही औरत का लड़का उसको दिखता है जो अभी तक बचा था, एक
डब्बे में छुपा रहता है। इसे उसको जाके बचाने की कोशिश करती है उसके साथ, वो भी बिल्डिंग में लटक जाती है और उसकी अंगूठी दो राड के बीच में फंस जाती है और वो लटकी रहती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब वो उसकी अंगूठी और उसकी उंगली चमड़ी वहीं रह जाती है और वो दोनों नीचे गिरते हैं। उसी के साथ एक लड़की चिल्लाते हुए क्लास में उठ जाती है। हाँ, वो सोती रहती है और ये सब वो सपना देखती रहती है। हाँ, उस लड़की का नाम बता दूं जो ये सब सपना देख रही थी, उसका नाम स्टेफनी रहता है। इसको देखे प्रोफेसर क्लास वहीं खत्म कर देते हैं और स्टेफनी को रोक देते हैं और उसको फाइनल वार्निंग देते हैं कि ऐसा अगली बार दोबारा हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, समझ गई? क्या था, सीन चेंज होता है और हमें हॉस्टल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं चाहती नहीं हूँ, बस मुझको अजीब सपने आने लगते हैं और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इस पे वो सपने हुआ है पूछती तो वो बताती है मेरे को 2 महीने से ऐसे खतरनाक सपने आ रहे हैं जिसमें मैं अपनी नानी को मरते हुए देखती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है फिर तो तुम्हें अपनी फैमिली से जाके बात करनी चाहिए। उसकी बात मान के स्टेफनी अपने घर की ओर निकल जाती है जहाँ पे डैड मैटिन उसका वेलकम करते हैं। स्टेफनी की माँ डार्लिंग वहाँ पे कहीं नहीं दिखती रहती। तो हमको उनकी बातों से पता चलता है कि स्टेफनी जब 10 साल की थी उसकी माँ छोड़ के चली गई थी, मर नहीं गई थी, छोड़ के चली गई थी। तभी उसका छोटा भाई चार्ली वहाँ पे पहुंच जाता है जो कि उसको देख के ज्यादा खुश नहीं होता है। कहते हैं स्टेफनी अपने नानी के बारे में पूछती है तो उसके पापा बोलते हैं मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है, तुम्हारी माँ हमेशा बोलती थी वो पागल है। लेकिन तभी चार्ली अपने मामा के घर जाता है तो वो भी उसके साथ चल देती है। बहुत जल्दी वो अपने मामा हार्डवर्क के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी पत्नी ब्रेंडा भी रहती है और 3 बच्चे होते हैं जिसमें से सबसे बड़े वाला का नाम एरिक रहता है, फिर जूलियन, बॉबी। कहते हैं स्टेफनी से उसके मामा बोल के खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नानी के बारे में यानी उनकी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो पागल औरत थी जो हमें बचपन में छोड़ के एक खाली सुनसान जगह में जाकर रहने लगी थी। तो ये सुनकर स्टेफनी उनके एड्रेस के बारे में पूछने लगती है तो वो बोलते हैं मेरे को लेटर लिखती थी लेकिन मेरे को याद नहीं है कि वो कहाँ रखे हुए हैं। मामा कुछ नहीं बता देते। वो मामी से पूछती है, मामी बोलती है मेरे को तो कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ शायद उस किनारे कोने में एक डब्बा रखा है, उसको नहीं देखना, वहाँ कोई लेटर नहीं रखा है। ये बोल के चली जाती है जिसको सुन के स्टेफनी समझ जाती है कि वहीं लेटर रखा है और उसी में उसको पता चल सकता है और वो जाकर तुरंत उस लेटर को खोजने लगती है। और जब लेटर मिलता है तो उसमें अपनी नानी का वो एड्रेस पा जाती है और सीधा अपनी नानी से मिलने निकल जाती है। और इसी के साथ हमें एक बहुत ज्यादा खाली सुनसान एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे एक घर बना रहता है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत ज्यादा सुरक्षा लगी रहती है और कैमरा लगा रहता है जहाँ पे वो जाके आयरिस के बारे में पूछती है। आयरिस बोलती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं आपकी पोती, जिसको सुन के वो खुश हो जाती है। लेकिन अंदर आने से पहले बोलती है कि कोई भी गाड़ी की चाबी है या फिर कुछ भी है तुम्हारे साथ तुम्हारे पास, तो वहाँ बाहर डब्बे में ही पैक करके आओ, क्योंकि स्टेफनी की नानी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी रे बाबा। और अब कहते हैं स्टेफनी बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी नानी नहीं मानती और मजबूरी में अपनी मोबाइल और उसकी चाबी, गाड़ी की, मोबाइल की नहीं गाड़ी की, बाहर छोड़ देती है और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। गेट खुलता है और वो अंदर की ओर जाती है, लेकिन जाते जाते रास्ते में उसको बहुत सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि एक छोटा सा तालाब, हवा की स्पीड और डायरेक्शन बताने वाला टूल और वहाँ पे खंबे और बहुत सारी लकड़ी के भाले, जिसको देख के उसको अजीब सी अनुभूति होने लगती है और खतरे का एहसास होने लगता है। लेकिन वो अंदर चली जाती है और अंदर आयरिस उसको मिलके खुश होती है और हमको पता चलता है कि वो आज तक जिंदगी और मौत के बीच से लड़ रही है और लगातार अपनी मौत से भागती फिर रही है। हर दिन उसकी मौत किसी न किसी तरह उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस घर में रह के हर एक बारीक चीजों में जहाँ से मौत मार सकती है उस गलती को तुरंत खत्म कर देती है और अपनी जान बचा लेती है। इस तरह से आयरिस किसी तरह से अभी तक बची हुई है और स्टेफनी अब उसको अपनी कहानी बताने लगती है कि 2 महीने से उसको एकदम खतरनाक सपने आ रहे हैं जहाँ पे वो अपनी नानी यानी आपको मरते हुए बार बार देखती है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो अब आयरिस उसको सब कुछ बता दे कि जो तुमने सपना देखा था वो बिल्कुल सही था, बस वो होने वाला था लेकिन मैंने होने से पहले ही रोक दिया। उस बच्चे से सिक्का छीना और सबको चिल्ला के सतर्क कर दिया, लेकिन पहले किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझको रोकने की कोशिश की, लेकिन झूमर का टुकड़ा जैसे ही गिरा मैंने उसकी ओर इशारा कर दिया और सबकी जान वहाँ पे मैंने बचा ली। लेकिन मौत ने तो हम लोग को नहीं छोड़ा था और चुन चुन के उन सबको मारना शुरू किया और उनके जो नहीं होने चाहिए थे फैमिली, उनको भी फिर बाद में मारना शुरू किया। लेकिन जब तक मुझको पता चला बहुत देर हो चुकी थी, मौत मेरी ओर आ रही थी, लेकिन उसकी वीकनेस मेरे को पता चल गई थी कि टावर में जो उस दिन थे उनको वो पहले मार रही थी और फिर उनके आने वाले जो भविष्य में बच्चे पोते जो भी थे उनको चुनती थी, यानी अगर टावर में जो थे वो नहीं मरेंगे तो उनके बच्चे भी बच सकते थे। और फिर क्या था, मैंने फैसला किया और मौत को धोखा देने के लिए इस जगह में आ गई और रहने लगी और हर दिन मौत से लड़ते हुए बचती रही, जिसके कारण मौत आज तक तुम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन लगता है अब वो तुम्हारी ओर बढ़ने वाली है और इसीलिए वो संकेत दे रही है और मेरे को मारने की भी तैयारी कर। जिसको सुन के स्टेफनी बिल्कुल बिलीव नहीं करी थी, मन में सोची थी ये औरत सच में पागल है, मामा जो बोलते थे बिल्कुल सही है। और तभी उसकी नानी बोलती कि मैंने ये सब बुक में लिखा है कि कैसे मौत से बचना है और अपनी ब्लड लाइन को बचा के रखना है और इसी से फाइनल डेस्टिनी ब्लड लाइन का नाम आता है। तो वो बुक देने लगती है लेकिन वो लेती नहीं है, वो बोलती है कि ये औरत पागल है और वहां से जाने लगती है, जिसको देख के स्टेफनी दुखी हो जाती है और कि उसके फैमिली की कोई भी उसके ऊपर
ऊपर बिलीव नहीं करता, तो वो फाइनली मौत के सामने अपने घुटने टेक देती है और उस रूम से पहली बार निकलती है, लेकिन बुक्स लेके साथ में। वो अभी भी स्टेफनी को देने की कोशिश करती है और वो नहीं लेती थी, लेकिन वहाँ पे मौत अपना फाइनली खेल शुरू कर देता है और सीधा एक लकड़ी टुकड़ा आयरस के मुंह के आर पार कर देता है, जिसको देख के फाइनली स्टेफनी को बिलीव होता है कि जो उसकी नानी ने कहा था वो अब सच हो रहा है। और अब उसकी नानी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पूरी फैमिली आई रहती है और अब फाइनली उसकी माँ भी आती है, जिसको देख के वो बिल्कुल खुश नहीं होती है। अब फ्यूनरल खत्म हो जाता है, सारे लोग जश्न की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि फैमिली एक साथ आई थी भाई, भले ही कोई मर गया हो। तब पार्टी सार्टी दारू सारू करने लगते हैं। उधर स्टेफनी पता करने की कोशिश करती है कि अब किसका नंबर है और उसको पता चलता है कि अब उसके मामा का नंबर है। लेकिन तभी हमको पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक गैस फिट कर रहा था और बाकी अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक ग्लास टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा उछल के बर्फ में गिर जाता है। इसके साथ एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक और बोतल एक मशीन पे गिरती है, जिसका बटन दब जाता है और उसकी पाइप से प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण एक जो घास छीलने वाला मशीन रहता है कटर में गिर जाता है और कटर आगे बढ़ने लगता है चालू होके। तभी स्टेफनी बाहर तेजी से निकलती है। अब स्टेफनी को देख के खुश हो जाता है हावर्ड और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बच्चे खेल रहते हैं, उनका खिलौना गिरता है और उनके साइड में रखी ग्लास उछल जाती है और उस ग्लास में रखा पूरा बर्फ बाहर गिरता है, लेकिन उसके अंदर जो ग्लास वो भी आ जाता है जिसपे हार्डवुड का पैर रखा जाता है। वो दर्द से तड़पने लगता है और जमीन में गिरता है, लेकिन तभी वो मशीन आके उसके चेहरे का ही खत्म कर देती है और उसका काम तमाम वहीं पे कर देती है। हर कोई ये देख के चौंक जाता है। और अब क्या था, ये सब देख के स्टेफनी का भी हालत खराब हो जाता है, लेकिन अब वो सबको इकट्ठा करती है और ये सब बताने लगती है कि कैसे एक एक करके हर कोई जो भी इस ब्लड लाइन से जुड़ा है वो सब मारे जाएंगे। हाँ, सिर्फ ब्लड लाइन से, यानी उसके पापा और उसकी मामी को कुछ नहीं होगा। जिसको सुन के कोई भी बिलीव नहीं करता और बोलते क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो बोलने लगते हैं जब फैमिली में दो लोगों के साथ इतना बुरा हो चुका है तो मैं ये सब सोच रहा है। हाँ, अभी कुछ देर पहले जब फैमिली में एक जोक गए थे, जब पार्टी बना रहे थे तो इनको कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब दो जा गए हैं तो बुरी बात भी नहीं बोल सकते। वाह जी वाह, वाह ताली बजाओ। क्या था, ये सब बकवास सुन के सब लोग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उनको तो बकवास ही लगता है। और फाइनली पहली बार स्टेफनी की माँ को उस पर बिलीव होता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट होती है। हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमें ट्रेलर में जो दिखा था। हाँ, एरिक के साथ बस वही होने लगता है। वो अपने टैटू बनाते रहता है और ऊपर पंखे बार बार चैन से टकराते रहता है। साथ में पंखा जैसे जैसे तेज होता है उससे एक और चीज गिर जाती है जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन तभी चैन टूटता है और एरिक के नाक में जाके लटक जाता है और उसको जैसे जैसे पंखा घूमने लगता है वो ऊपर उठाने लगता है। एरिक अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके साथ गलती से एरिक का पैर लाइटर में रखा जाता है, जिसके कारण वहां पे आग लग जाती है। हाँ, जो पहले गिरा था उसमें जो लिक्विड था वो आग लगा देता है और अब एरिक हवा में लटकने लगता है और एक झटके में नीचे गिरता है और इसी के साथ खेल खत्म हो जाता है। इस साथ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेफनी अपने भाई को जगाती रहती है और बोलती है चलो जल्दी से एरिक को देखना है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। उसको ऐसा लगता रहता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है और गाड़ी में जाते रहती है एरिक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा चोट नहीं लगता है। वो एकदम ठीक ठाक दिखता रहता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है और अब तो एरिक उसका मजाक बनाने लगता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, देख रहे हो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी बातें सब बकवास है। और वो मजाक बनाते हुए रोड में एकदम आराम से चलने लगता है, लेकिन स्टेफनी इधर उधर ध्यान देने लगती है कहीं अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इसकी मौत ना हो जाए। लेकिन तभी कचड़े की गाड़ी वहां से गुजरती है और वो कचड़े की गाड़ी को जाके चूमने लगता है और बोलता है देखो मैं कचड़े की गाड़ी के पास हूँ जो कि किसी को भी क्रश कर सकती है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एरिक की बहन भी वहां आ जाती है और जब स्टेफनी एरिक सब लोग बात करते थे तभी बच्चे जो फुटबॉल खेलते थे उसका फुटबॉल सीधा जाके एरिक के बहन को लगता है और वो डब्बे में कचड़े गिर जाती है। क्या था, कचड़े का डब्बा गाड़ी सीधा उठा के अपने अंदर डाल देती है और ड्राइवर तो हेडफोन लगाया रहता है तो गाने सुनते में मस्त रहता है और पीछे कुछ ध्यान नहीं देता है। पीछे से ये लोग चिल्लाने लगते हैं और स्टेफनी चढ़ के उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है कचड़े वाली क्रशिंग मशीन उसकी बहन को कुचल देती है और उसका खेल वहीं पे खत्म कर देती है। अब क्या था, सब लोग अपने घर में बैठते हैं और वो लोग डिस्कस करने लगते हैं। उनको बातों को बिलीव करने का मन नहीं करता लेकिन स्टेफनी के, लेकिन अब ये सब देख के उनको बिलीव होने लगा था। लेकिन इसमें एक गड़बड़ थी, एरिक कैसे बच गया। तभी उसकी मम्मी बोलती है एक्चुअली बात ये है कि एरिक तुम्हारे मामा का बेटा नहीं है। हाँ, मेरा अफेयर चल रहा था। क्या था, ये सब सुन के हर किसी को शौक लग जाता है और झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब कंफर्म हो गया था कि अगला नंबर किसका है और बहुत जल्दी उसको भी मरना है। और अब क्या था, उनके पास कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा था। तभी वो नानी की बुक खोलती है, उसमें देखती है कि कुछ लोग तो बच गए थे और उसमें से एक जेबी का नाम था जिसको वो खोजने के लिए निकलने को तैयार होती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी बताती है खोजने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, तुम्हारी नानी ने बताया था कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। और उन लोग हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। हमको हॉस्पिटल में जेबी को दिखाया जाता है। हाँ, ये वही बच्चा रहता है जिसकी मम्मी ने इनकी नानी से पूछा था कि तुम कितने महीने की प्रेग्नेंट हो। हाँ, जो सीन दिखाया था उसके साथ एक बच्चा था। क्या था, वो लोग जाके जेबी से मिलते हैं जहाँ पे जेबी उनको बताता है कि मौत से बचने का सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो या तो खुद मर के जिंदा हो, हाँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है, रेयर केस में ही होती है। दूसरा, किसी और को अपनी जगह बलि दे दो।
यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता है। पहले उनकी बातों से पता चलता है कि आयरिस के लिए जो भी सेफ्टी फीचर उस सुनसान घर में बनाए गए थे वो सब जेबी की मदद से हुए थे और जेबी ने और उसने मिलकर मौत को रोका हुआ था। लेकिन अब उसके मरने के बाद जेबी का भी नंबर आने वाला था, बस उससे पहले कुछ और लोगों का आने वाला था। क्या था? जेडी बोलता है अब तो मैं 2 महीने बाद कैंसर से ही मरने वाला हूँ, अब मौत मेरे पास आएगी तो मेरे को कोई डर नहीं है और मैं लोगों की मदद कर करके थक गया हूँ, इसलिए मैंने तुमको सब बता दिया, लेकिन इससे ऊपर मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये बोलकर वहां से चला जाता है और स्टेफनी और बाकी लोग ये सब सुन के डर जाते हैं। लेकिन तभी एरिक अपने भाई बॉबी को वहां से ले जाता है और वहां सामने आगे जाकर हॉस्पिटल में बच्चा दिखता है जो अभी पैदा हुआ रहता है और एरिक और बॉबी सोचते हैं क्यों ना इसको मार के उसकी लाइफ को ले लिया जाए, लेकिन दोनों को ये सही नहीं लगता है और फिर वो प्लान कैंसिल कर देते हैं। और तभी एरिक के दिमाग में आता है कि बॉबी को मूंगफलियों से एलर्जी है और इसीलिए उसको अगर मूंगफली खिला दी जाए तो वो मर जाएगा और 5 मिनट के अंदर अगर एरिक उसको जिंदा कर देगा तो वो मौत से बच जाएगा। क्या तो वो वेंटिलेटर मशीन के पास पहुंच जाते हैं और वहां से मूंगफली निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मशीन मूंगफली निकालने से मना कर देती है, यानी काम नहीं करती है, जिसपे एरिक गुस्सा होकर ठोकने लगता है और पीछे से जाके मुक्के मारता है, लेकिन तभी उसका स्प्रिंग टूट जाता है। आखिरकार मूंगफली का पैकेट भी वहां से निकल जाता है और वो सामने वाले रूम में उसको लेके बॉबी के साथ चला जाता है। तो वो बॉबी को छोड़ के वहां से चला जाता है और जाके बाहर व्हील चेयर खोजने लगता है जहाँ पे एक डोगरी औरत बैठी रहती है, जिसके पास जाके वो बैठता है और उससे बात करने लगता है। वो बहुत प्यार से उससे अच्छे से बात कर रही थी, जिसपे वो पूछता है अरे बुढ़िया तू कितनी जल्दी मरने वाली, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है मेरे से पहले तुम मरेगा। और ये सुन के वो वहां से व्हील चेयर लेता है और वापस से अपने उस रूम के अंदर जाने लगता है जहाँ पे एमआरआई मशीन का स्विच उसके गेट बंद करने का चालू हो जाता है और यानी चालू नहीं उसको पावर बढ़ने लगता है। और अब जैसे ही बॉबी पीनट खाने वाला लगता है, उसको लगता है कि मशीन चालू हो गई, पीछे पलटता है, लेकिन एरिक बोलता है टाइम पास मत करो जल्दी से खाओ, और वो खा लेता है और अब उसकी एलर्जी शुरू हो गई थी। लेकिन उधर से एमआरआई मशीन भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने लगे थे, जिसके कारण एरिक ने जो भी मेटल चीज पहनी थी वो मशीन की ओर तेजी से खींचने लगी और उसके शरीर से नुच नुच के निकलने लगी, जिसका वो दर्द का कुछ नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ बॉबी का भी गलत चौक हो गया था एलर्जी से, लेकिन तभी वो व्हील चेयर जो एरिक ने लाया था वो एरिक के पीछे से उसको ढकेलते हुए एमआरआई मशीन में घुसेड़ देता है, जिसके कारण वो तड़पने लगता है और उसी एमआरआई में फंस के मारा जाता है, जिसको देख के बॉबी डर जाता है और बॉबी किसी तरह से उठ के उसकी ओर जाता है, लेकिन वो अभी तक संभल नहीं पाया था। एमआरआई मशीन की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जो बाहर के वेंटिलेटर का टूटा हुआ स्प्रिंग था उस मशीन से तोड़ते हुए गेट के आर पार चला जाता है और बॉबी के माथे के आर पार चला जाता है और उसका भी खेल वहीं खत्म हो जाता है। इस साथ हमको तीसरा नियम बताया जाता है कि एरिक की मौत नहीं हुई रहती, लेकिन उसने बॉबी की मौत के साथ छेड़छाड़ की और उसको बचाने की कोशिश की, जिसके कारण वो भी मारा गया। स्टेफनी और उनके परिवार को ये पता चला तो पता चल गया था कि अब उन्हीं का नंबर है, यानी उसकी माँ का, फिर उसका और उसके भाई। और स्टेफनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी उसको दिमाग में एक ख्याल आता कि नानी ने इतनी साल अपनी जान उस सुरक्षित सुनसान घर के अंदर रह के बचाई हुई थी, तो क्यों ना हम भी वहां ले जाके माँ को रख दें और हम सबकी जान बचा ले। वो तीनों सहमत होते हैं और वहां से निकलते रहते हैं, लेकिन तभी एक सिक्का जो उस लड़के ने पहले फेंका रहता है और वो बुक में रहता है वो गिर जाता है और हाँ वो डोकरी जिसने उसको मरने का एरिक को श्राप दिया रहता है उसके हाथ पड़ जाता है और वो उसको उठा लेती है। लेकिन जब ये गाड़ी चालू करके निकलते हैं तो सामने से एक ट्रक निकलता है, जिसको देख के स्टेफनी की माँ डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं चलाने वाली गाड़ी, अगर मैं चलाऊंगी तो हम तीनों की मौत एक साथ हो जाएगी। और स्टेफनी वो गाड़ी चलाती है और उन लोग अपने नानी के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के चारों ओर जो बॉर्डर था वो पूरी तरह से बंद था और वो गेट भी खोलने का उनके पास समय उसको नहीं लगता स्टेफनी को, और वो सीधा गाड़ी से उस गेट को तोड़ देती है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती रहती है और इसके साथ मौत उनके साथ अंदर आ जाती है। गाड़ी सीधा जाके अंदर जो बैरियर लगे थे उससे टकरा जाती है और डैमेज हो जाती है और वहां पे जो खंबे थे वो कमजोर हो जाते हैं और वो तीनों खुश होने लगते हैं जैसे ही, लेकिन निकलने को करते हैं स्टेफनी का सीट बेल्ट गाड़ी में ही फंसा रह जाता है और वो तुरंत बोलती है कि मम्मी आप अंदर जाओ, अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। और ये सुन के उसका भाई और उसकी मम्मी गाड़ी से निकलते हैं और अंदर जाने लगते हैं। उसकी माँ गेट खोलने वाली रहती है, अंदर पहले ही गाड़ी का लीक हो चुकी रहती है, चिंगारी का ब्लास्ट होता है और इस झटके का गाड़ी पलट जाती है। स्टेफनी अंदर फंसी रहती है और अब वो खंबा उसके भाई की ओर गिरता रहता है, जिसको उसकी माँ देख लेती है और उसके भाई को धक्का देके उसको तो बचा लेती है, लेकिन खुद मारी जाती है, जिसके कारण अब स्टेफनी का भी नंबर आ चुका रहता है और वो पानी में डूबने लगती है और मरने लगती है। किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, वो मारी जाती है। लेकिन उसका भाई तभी अंदर पहुंचता है और किसी तरह से उसको बाहर निकालता है और वापस से जिंदा करता है और वापस जिंदा होने के कारण अब उनकी ओर से मौत जा चुकी थी और इसको देख के वो दोनों खुश होने लगते हैं। हमको कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता रहता है और बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार रहता है, लेकिन तभी हमें रेलवे ट्रैक को दिखाया जाता है जहाँ पे लाल गाड़ी गुजरती रहती है। हाँ उसमें इस बार डोकरी आंटी बैठी रहती है जो शराब दी थी। फिर से स्टेफनी को दिखाया जाता है जो अपने भाई के जेब में लगे हुए गुलाब को पकड़ती है तो उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सेम उसी तरह से सब कुछ होने लगता है जो शुरू में हुआ रहता है, जिसको देख के स्टेफनी डरने लगती है और वो समझ जाती है कि मौत अभी भी उनका पीछा कर रही है और वो अभी तक बचे नहीं, यानी इसका मतलब
मतलब वो पूरी तरह से मरी नहीं थी और वापस जिंदा नहीं हुई थी और इसीलिए उनका अब नंबर आ गया है। ऊपर से जब चार्ली के गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको देख के स्टेफनी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी की नानी की ड्रेस जैसी सेम ड्रेस पहने रहती है जो शुरू में उसने देखा था और जहाँ से ये मौत का खेल शुरू हुआ था। तभी वो आजू बाजू देखने लगती है तो पीछे से वही लाल कलर वाली गाड़ी गुजरती है जिसको देख के और ज्यादा स्टेफनी डरने लगती है। लेकिन अब वो गाड़ी से उतर के डोकरी आंटी किसी को सिक्के देने लगती है लेकिन इसका सीढ़ी से गिरते हुए सीधा ट्रैक में जाता है और अटक जाता है जब पटरी चेंज होती रहती है जिसके कारण पटरी सही से सेट नहीं होती और उसी समय ट्रेन वहां पहुंच जाती है और वो ड्रिलेर हो जाती है और तेजी से उनकी कॉलोनी की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पे सारे घर को तबाह करते हुए उन दोनों की ओर बढ़ती है। और अब स्टेफनी और उसका भाई अपनी जान बचा के भागता रहता है और किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है ये सोचते हैं वो लोग क्योंकि ट्रेन का इंजन तो अब रुक चुका था। लेकिन तभी ट्रेन के पीछे के डब्बे उछल जाते हैं और वहां से लकड़ियां निकल के उन दोनों का काम तमाम खत्म कर देती है और इसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन गेम खत्म हो जाता है। तो मैं फिर अगले वीडियो मिलता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेट्स गो।